Good evening. The aim of Mission Karma Yogi is to utilize the full potential of civil servants. You will not be judged by what you have done for yourself, but by what changes have you brought in the lives of the people. The power of the citizens of the country has increased in the new India. The power of India has increased. Welcome to this week's episode of Prime Minister Speaking. Prime Minister Narendra Modi addressed civil servants on the occasion of 16th Civil Services Day at Vigyan Bhavan. Addressing the gathering, the Prime Minister congratulated everyone on the occasion of Civil Services Day. The Prime Minister noted that the occasion of Civil Services Day this year becomes much more special as the nation has completed 75 years of its independence and is starting to move forward to achieve the goals and objectives of a developed India. He highlighted the contributions of those civil servants who joined the services 15 to 25 years ago and emphasized the role of young officers who will contribute towards nation building in the next 25 years of Amrit Kaal. Prime Minister expressed the confidence that the young officers are extremely fortunate to serve the nation in this Amrit Kaal. इस साल का सिविल सर्विस डे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात पे आपको भरोसा होगा। हो सकता है कुछ लोग न भी मानते हो कि वो भाग्यशाली नहीं है। अपनी अपनी सोच, हर किसी को मुबारक। आपको इस कालखंड में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आजादी के अमृत काल में देश के स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का दायित्व हम सभी पर है। हमारे पास समय कम है, लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है, लेकिन हौसला कम नहीं है। हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है, लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे, ज्यादा ऊंचे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है, उसने हमारे देश को बहुत ऊंची छलांग के लिए तैयार कर दिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है,
लेकिन परिणाम बदल गए हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर 1 है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2014 के मुकाबले आज देश में 10 गुना ज्यादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। 10 टाइम 2014 के मुकाबले आज देश में 2 गुनी रफ्तार से नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है। 2014 के मुकाबले आज देश के पोर्ट्स में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन लगभग 2 गुना हो चुका है। 2014 के मुकाबले आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। आज यहां जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देश की सफलता में आपकी इसी भागीदारी को प्रमाणित करते हैं, आपके सेवा भाव को परिलक्षित करते हैं। मैं सभी पुरस्कृत साथियों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से देश के सामने पंच प्राणों का आह्वान किया है। विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, देश की एकता एकजुटता को निरंतर सशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो। इन पंच प्राणों की प्रेरणा से जो ऊर्जा निकलेगी वो हमारे देश को वो ऊंचाई देगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आप सभी ने इस वर्ष सिविल सेवा दिवस की थीम का भी विकसित भारत रखी है। विकसित भारत के निर्माण के पीछे क्या सोच है, ये उस पुस्तक में भी झलकता है जिसका अभी विमोचन हुआ है। विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम
हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत में सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारा सिस्टम देशवासियों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। Prime Minister Narendra Modi addressed the inaugural session of the Global Buddhist Summit at Hotel Ashoka in New Delhi. Addressing the gathering, the Prime Minister welcomed everyone from different corners of the world to the inaugural session of the Global Buddhist Summit. Buddha is beyond the individual. It is a perception, and Buddha is a sensation that transcends the individual. He is a thought that transcends form, and Buddha is a consciousness beyond manifestation. This Buddha consciousness is eternal, the Prime Minister said. Noting the occasion, he expressed confidence that the inaugural Global Buddhist Summit will create an effective platform for the efforts of all nations and thanked the Ministry of Culture and International Buddhist Confederation for this momentous event. ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के इस पहले आयोजन में आप सभी दुनिया के कोने कोने से आए हैं। बुद्ध की इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है। क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है, ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है, यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा। और इसलिए मुझे विश्वास है पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्माण करेगी। मैं इस आयोजन के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को हृदय से बधाई देता हूं।
साथियों, इस समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है। मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है, उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री हुयेन सांग ने भी वडनगर का दौरा किया था और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी, एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं, बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है। और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूं और वहीं सारनाथ भी स्थित है। साथियों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। Prime Minister Narendra Modi addressed the Chintan Shivir of Ministers of Youth Affairs and Sports of the states. Addressing the gathering, Prime Minister expressed delight that Chintan Shivir is taking place in Manipur this year, and many sports persons from the Northeast have raised the glory of the tricolour by winning medals for the country. Northeast and Manipur have significantly contributed to taking forward the sports tradition of the country, Modi added. He also noted Manipur's historical association with polo and said that the Northeast adds new colors to the country's cultural diversity and provides new dimensions to the country's sports diversity. नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल्स जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां के सगोल कांगजेई, थांगता, यूबी लाकपी, मुकना और हियांग तानवा जैसे स्वदेशी खेल अपने आप में बहुत आकर्षक है। जैसे जब हम मणिपुर के ऊ लाओबी को देखते हैं तो हमें उसमें कबड्डी की झलक दिखती है। यहां का हियांग तानवा केरला की बोट रेस की याद दिलाता है और पोलो से भी मणिपुर का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। यानी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विविधता को भी नए आयाम देता है। मुझे उम्मीद है देश भर से आए स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मणिपुर से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे और मुझे विश्वास है मणिपुर के लोगों का स्नेह, उनका आतिथ्य भाव आपके प्रवास को और आनंदमयी बना देगा। मैं चिंतन शिविर में भाग ले रहे सभी खेल मंत्रियों का, अन्य महानुभावों का,
स्वागत करता हूं, इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोई भी चिंतन शिविर चिंतन से शुरू होता है, मनन के साथ आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन पर पूरा होता है। यानी फर्स्ट कम्स रिफ्लेक्शन, देन रियलाइजेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। इसलिए इस चिंतन शिविर में आपको भविष्य के लक्ष्यों पर विमर्श तो करना ही है, साथ ही पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करनी है। आप सभी को याद होगा, इसके पहले जब हम 2022 में केवड़िया में मिले थे, तब कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हमने भविष्य को ध्यान में रखकर रोड मैप बनाने और खेलों की बेहतरी के लिए इकोसिस्टम तैयार करने पर सहमति जताई थी। हमने स्पोर्ट्स सेक्टर में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कही थी। अब इम्फाल में आप सभी ये जरूर देखें कि उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये समीक्षा पॉलिसी और प्रोग्राम्स के लेवल पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी होनी चाहिए और बीते एक वर्ष की खेल उपलब्धियों पर भी होनी चाहिए। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We'll be back again next week. Until then, this is Nandakumar signing off. Thank you for watching and goodbye.